करना चाहिए। जैसे सेबी आज कितनी परेशानी की, आप समझने की कोशिश करिए इस बात को। सेबी कितना परेशानी किया, छोटी सी मुद्दा। आज मैं सुन रहा था बहुत पूरा जो सेबी का जो है वो चार्ज जो दिया है कंपनी को, जो 6-6 करोड़ का, इसको भी भारतवर्ष का एक रेगुलेटर है, यानी भारत का एक दायित्ववान रेगुलेटर जो शेयर मार्केट को, म्यूचुअल फंड मार्केट को, सीआईए मार्केट को वो ऑपरेट करता है और देश का बहुत बड़ा नियामक है। उसको मध्यस्थता करना चाहिए कि जिस समय ये केस शुरुआत होता, नहीं कि अपनी सेफ ईगो के कारण जो है मुकदमेबाजी में उतर आना था। आज सब कुछ समाधान हो जाएगा, कल फिर बढ़िया दिन आ जाएगा, सब कुछ बेहतर आएंगे। लेकिन इस 12 साल जो बीत गया 2010 से 2022, ये साल तो हम वापस नहीं ला पाएंगे। सारी एजेंसियों का मकसद मध्यस्थता होना चाहिए, ना कि मुकदमेबाजी होना चाहिए। यानी देश का जितनी प्रकार एजेंसी आज भारतवर्ष में काम कर रहे हैं, चाहे वो रेगुलेटर क्यों ना हो, चाहे वो जो जांच एजेंसी क्यों ना हो, जितने प्रकार के लोग हैं, ये मध्यस्थता करना चाहिए, ना कि ये लोग मुकदमेबाजी करना चाहिए। जैसे सेबी आज कितनी परेशानी की, आप समझने की कोशिश करिए इस बात को। सेबी कितना परेशानी किया, छोटी सी मुद्दा। आज मैं सुन रहा था बहुत पूरा जो सेबी का जो है वो चार्ज जो दिया है कंपनी को, जो 6-6 करोड़ का, इसको पूरा व्याख्या कर रहे थे हमारे कार्यकर्ता थे वहां पे ज्ञानदान परिवार में, उनको सुन रहा था, अच्छा भी लग रहा था, बहुत अच्छी तरीके से वो समझा रहे थे। उनको धन्यवाद भी देना, वो बहुत बढ़िया अच्छा एक पॉइंट करके पॉइंट के माध्यम से समझा रहे थे। आप इस बात को समझाने की कोशिश करिएगा। एक सेबी भारतवर्ष का एक रेगुलेटर है, यानी भारत का एक दायित्ववान रेगुलेटर जो शेयर मार्केट को, म्यूचुअल फंड मार्केट को, सीआईए मार्केट को वो ऑपरेट करता है और देश का बहुत बड़ा नियामक है। उसको मध्यस्थता करना चाहिए कि जिस समय ये केस शुरुआत होता, नहीं कि अपनी सेफ ईगो के कारण जो है मुकदमेबाजी में उतर आना था। आज सब कुछ समाधान हो जाएगा, कल फिर बढ़िया दिन आ जाएगा, सब कुछ बेहतर आएंगे। लेकिन इस 12 साल जो बीत गया 2010 से 2022, ये साल तो हम वापस नहीं ला पाएंगे। आज उस सेबी को करना क्या चाहिए था? आज वो सेबी 6 करोड़ और 6 करोड़ पेनाल्टी में अगर उसके बातें समेट जा रहा था, उसका सारा समस्या एनओसी देने के लिए तैयार हो रहा था, तो सेबी को भी सोचना चाहिए था कि भारत देश प्रगति कैसे करेगा। भारत देश का प्रगति करने के लिए जब तक नई संसाधन जागृत नहीं होगा, आज भारतवर्ष में स्टार्टअप इंडिया चल रहा है। एक इंटरव्यू में आपको देखे होंगे 2012-13 में एक आज तक कॉन्क्लेव में एक मीटिंग में माननीय सहारा श्री भी उस समय गए थे, कमलनाथ उस समय कांग्रेस का मंत्री हुआ करते थे, उनके साथ वो आज तक के कार्यक्रम में हुए थे। उसमें सहारा से बातों को रखते हुए बोले थे कि आज भारतवर्ष में ये सारे विषय इस प्रकार का रेगुलेटर का तरीका बन गया है कि वो सबको शक के निगाह में देख रहा है, जबकि जिसको रेगुलेटर को हेल्पफुल होना चाहिए, देश का आर्थिक विकास में प्रगति देने के लिए साथ होना चाहिए, वो व्यक्ति क्या कर रहा है, शक के दायरे। हर माने पुलिस का जो काम है वो रेगुलेटर वही काम कर रहा है, हर विषय को शक कर रहा है, जिसके कारण से भारतवर्ष में न्यू एंटरप्रेन्योर नहीं हो पा रहे। न्यू एंटरप्रेन्योर मतलब नया बिजनेसमैन हो नहीं पा रहे, क्योंकि उनको कहीं पैसे के जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। देश में कहीं फाइनेंस देने वाला नहीं है, क्योंकि वो जब तक बड़ा नहीं होगा तब तक उसको फाइनेंस नहीं मिलेगा। आज अडानी बड़ा हो गए तो अडानी को करोड़ों रुपया लोन मिल रहा है, लेकिन अडानी जैसा जो बनना चाहता है उसको 10,000 रुपया भी लोन नहीं मिल रहा है। ये देश में न्यू एंटरप्रेन्योर यानी नया व्यवसाय को लाने के लिए नहीं है। वैसे अगर अमेरिका में जाएंगे, यूएसए में अगर आप स्टार्टअप इंडिया जाएंगे, आपका कोई नहीं, खाली आप सिटीजन ऑफ अमेरिकन होना चाहिए और आपके साथ पढ़ाई लिखाई का डिग्री होना चाहिए। आपको जो है वहां पे $10,000 का लोन ऐसे ही सैंक्शन हो जाता है किसी कंपनी खोलने के नाम। लेकिन भारतवर्ष में नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे जो रेगुलेटर है, जिसको ये आर्थिक प्रगति के लिए सहायक बनना चाहिए देश का, वो लोग क्या करते हैं, आर्थिक प्रगति ना होने के लिए शक के निगाह में देख के हैं। आज सहारा इंडिया परिवार यही चीज सहारा सिंह महोदय बार बार कह रहे थे अपने इंटरव्यू में कि इन लोगों को दिया गया बड़े बड़े ओहदा, बड़े बड़े पद, बड़े बड़े रेगुलेटर को दिया गया ये कर्तव्य को निर्वहन करने के लिए, ना कि प्रेजुडाइज होके कोई गलत निर्णय लेने के लिए इनको नहीं रखा गया। ये लोग को रखा इसीलिए भारतवर्ष बनाया है कि इनको जो है
देश का आर्थिक विकास में इनको सहयोग देने के लिए कि और बिजनेसमैन आए और अडानी आए और सारे लोग आए, तब जाके देश विकासशील हो सकता है, अदरवाइज देश विकासशील नहीं हो सकता। तो मेरा कहना इस विषय का मानना है कि सहारा से कहते कर्तव्य वही चीज देश का चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि जो एजेंसियां होते हैं वो रेगुलेटर होते हैं या जांच एजेंसियां होते हैं, ये लोग जो है सहायक दृष्टिकोण से मध्यस्थता करना चाहिए, ना कि कहीं ना कहीं इन लोगों को मुकदमेबाजी करना चाहिए, जिसके कारण आज सहारा इंडिया परिवार एक इतनी बड़ी संस्था और जिस संस्था का संस्थापक सहारा श्री थे, जो हार नहीं माने, हर समय पे वो अपने आप को हार नहीं माने, तकलीफ आया सब कुछ हुआ लेकिन वो हार नहीं माने, तो आज जीत के कगार में हम पहुंच रहे हैं। लेकिन सबके पास वो सहारा से का धैर्य, सहारा से का क्षमता या सहारा से का सहनशीलता नहीं है। अगर ये दूसरे किसी कंपनी के साथ अगर सेबी किया होता तो शायद आज धराशायी हो गया होता, कहीं वो दिखाई नहीं देता, देश की परिस्थिति में दिखाई नहीं देता। बट वो सहारा इंडिया परिवार है और माननीय सहारा श्री महोदय, उनका धैर्य, उनका साहस, उनका विश्वास इतनी अटल है कि वो व्यक्ति आज फिर पूर्व स्थिति में सहारा इंडिया परिवार को ले आने का आज एकदम बॉर्डर लाइन में खड़ा कर दिए। चंद महीनों में आपके बाद फिर प्रगति के नई दिशा के हम लोग चले। इस बात को समझिए, भारतवर्ष में अगर इस बात को समझने के लिए प्रयास करिएगा, भारतवर्ष में समझने का प्रयास करिएगा, देश के आजादी से ले, जैसा देश आजादी हुआ 1947 15 अगस्त को, इससे पहले भी देश में कारोबार हो रहा था, ऐसे नहीं कि ऐसे बिजनेसमैन नहीं थे, उससे पहले भी कारोबार था और विशेष करके फाइनेंस मार्केट में भी काम होता था। आपको याद होगा कि पीएलएस उससे भी पुराना है, यानी देश का जिस दिन आपका 1947 15 अगस्त से 1932 से पीएलएस संस्था भारतवर्ष में काम कर रही थी, छोटे स्तर में काम कर रही थी, लेकिन बहुत पुराना है। यानी भारतवर्ष में लोगों का सेविंग कराना, सेविंग मेंटालिटी करना, ये बहुत इतिहास पुराना है। अगर उसको चर्चा करें तो समय लगेगा। लेकिन जिस समय भारत स्वाधीन हुआ, भारतवर्ष जिस समय स्वाधीन हुआ 1947 15 अगस्त, उसी समय भारतवर्ष में तजुर्बा जो लोग, देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, गृह मंत्री सरदार पटेल जी थे, जितने भी लोग उस समय भारतवर्ष में जिम्मेदारी लिए थे, तो उस राष्ट्र को चलाने के लिए, उस राष्ट्र को चलाने के लिए बहुत सारा नियम कानून होता है, संविधान होता है, सब कुछ होता है ना। संविधान उस समय था, बहुत सारा नियम कानून था। तो उसी समय जो है भारतवर्ष में जिस समय सरकार बनी, नेहरू जी का सरकार पहली बार भारतवर्ष में बनी, तो उस समय जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो पहले से था 1935 1 अप्रैल से, जो रिजर्व बैंक पहले से था ब्रिटिश जमाने से, उसको एक बार करते हुए उसको घोषणा किया कि भारत सरकार का एकमात्र बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भारतवर्ष में स्वाधीनता के बाद, बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले, यानी कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, यानी 1947 अगस्त से लेके जो बीच में 2 साल रहा, उसमें सरकार अध्यादेश जारी करके भारतवर्ष में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो पहले से था 1935 1 अप्रैल से, वो संस्था को भारतवर्ष ने अपनी सरकारी बैंक घोषणा करते हुए उसको देश का बड़े और सबसे पहला रेगुलेटर स्थापित, यानी 1947 15 अगस्त से लेके आगे के समय तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय, जो रिजर्व बैंक भारतीय सरकार का बैंक था, और उसके साथ साथ वो एकमात्र रेगुलेटर बॉडी भारतवर्ष में था जो भारतवर्ष को जो है पूरे वित्तीय कानून पे, वित्तीय व्यवस्था को ऑपरेट करता था, वो था आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। धीरे धीरे जब लोक संख्या बढ़े, कानून आया 1950 में, जब आपका जो है संविधान प्रणयन हुआ जनवरी 26 को, धीरे धीरे काम बढ़ने लगा, उसके लगा, तो भारतवर्ष में रिजर्व बैंक से ही डिवाइड होके पहला दूसरा रेगुलेटर बना नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट। यानी पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतवर्ष में एकमात्र संस्था था जो देश की रेगुलेटर बॉडी थी, सब कुछ वही देखता था, LIC वही देखता था, सब कुछ देश का वित्तीय कारोबार वही देखता, सब कुछ वही देखता था। लेकिन धीरे धीरे जब सरकार आगे बढ़ी, संविधान लागू हुआ, उसके बाद ऐसा बन सकता है, इसको डिवाइड करने लगा, तो उसके पहला जो डिवाइड हुआ था देश में RBI के बाद जो पहला रेगुलेटर
पार्ट होके अलग से होके आरबीआई से बना, वो नाबार्ड था, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि कृषि व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, लोनिंग करने के लिए, ट्रैक्टर लोन और कुछ लोन करने के लिए नाबार्ड का संगठन बनाया गया। जब नाबार्ड बना तो भारतवर्ष में फिर तीसरा रेगुलेटर बना देश में, वो है एनएसबी, नेशनल हाउसिंग बैंक। यानी नेशनल हाउसिंग बैंक जो है लोगों को हाउसिंग के कारोबार में जाने के लिए या हाउसिंग की व्यवस्था को मजबूती करने के लिए, कि रिक्वायरमेंट हो रही थी कि हाउसिंग लोन के नाम पे लोगों को मकान मिले, इसका आवश्यकता सरकार महसूस कर रही थी, तो एक रेगुलेटर बड़ी बना दिया, उसका नाम है एनएसबी, नेशनल हाउसिंग बैंक। ये काम करने लगा, यानी पहला आरबीआई के अंदर नाबार्ड, आरबीआई के अंदर बाद में जो है एनएसबी, नेशनल हाउसिंग बैंक। उसके बाद 4 नंबर में, एक अगर आरबीआई हुआ, 2 नंबर अगर आपका जो है नाबार्ड हुआ, 3 नंबर नेशनल हाउसिंग बैंक हुआ, तो 4 नंबर में जो है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को बनाया गया, शेयर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, शेयर मार्केट को, म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करने के लिए, सीआईए कम्युनिकेटिव इन्वेस्टिंग प्लान को ऑपरेट करने के लिए सेबी को बनाया गया नियामक दृष्टिकोण से। और ये भी भारतवर्ष का मजबूती से साथ काम करने लगा सेबी। जब सेबी हुआ तो सेबी में लिस्टेड कंपनी थे और बहुत सारा देश का जो 95 कंपनी थे जो लिस्टेड नहीं थे, यानी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं थे, ऐसे अनगिनत कंपनी था। और उसको रेगुलेटर करने के लिए एक कैबिनेट मंत्रालय बनाया गया और उसका नाम लिखा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट, एमसीए कहते हैं, वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंतर्गत आरओसी बनाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के माध्यम से देश में आरओसी बनाया गया, यानी रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज। जो कंपनी नॉट लिस्टेड होगा सेबी में, और जो कंपनी काम करना चाहता है अलग अलग पेड अप कैपिटल, पेड बाय नॉन लिमिटेड शेयर कैपिटल, जितने प्रकार, या कोई वित्तीय चीजें कोई बांटना चाहता है, कि कोई प्रोडक्ट बनाना चाहता है, कोई सर्फ बनाना चाहता है, कोई घड़ी बनाना चाहता है, जितनी अनलिस्टेड कंपनी थे उस कंपनी का थ्रू आरओसी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के माध्यम से ये एक रेगुलेटर बनाया गया। यानी पहला कौन है? पहला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तीसरा नेशनल हाउसिंग बैंक, चौथा सेबी, 5 नंबर में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर या एमसीए बना, उसके कैबिनेट मंत्री के तहत, मंत्रालय के तहत रखा है। उसके बाद 6 नंबर में देश में जब बहुत सारा इंश्योरेंस कानून आया और परिवर्तन लाया कि प्राइवेट कंपनी भी इंश्योरेंस को खोलना का आवश्यकता पड़ा, उस समय देश आईआरडीए को बना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बनाया, जो इंश्योरेंस सेक्टर को जो है वो रेगुलेट करके उसका जो है सिस्टम में लाने के लिए कोशिश की। जब आईआरडीए एक रेगुलेटर, आईआरडीए कितना नंबर? 6 नंबर रेगुलेटर है। जब आईआरडीए सही तरीके से काम लगा, बहुत सारे फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी पार्टनरशिप के माध्यम से आए, लोगों का इंश्योरेंस कारोबार देश में बढ़ने लगा, लोगों का इंश्योर्ड होने लगे, कैपेसिटी बढ़ने लगा देश का, उसी समय कंपनी ने एक नई कार्यक्रम किया, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत सारा भुगतान होने लगा, जैसा आपका आरटीजीएस, एनईएफटी, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम, जो धीरे धीरे जो बाकी देशों को देख के शुरू किया गया। उसी समय भी आवश्यकता पड़ा एक रेगुलेटर को, और भारतवर्ष ने एक रेगुलेटर बनाया, उसका नाम है एनपीएआई, नेशनल पेमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी नेशनल पेमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यानी भारतवर्ष में जितने प्रकार आरटीजीएस, एनईएफटी, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जितनी प्रकार का जो है ऑनलाइन के माध्यम से आपका भुगतान होना शुरू हुआ, उसके लिए बनाया गया नेशनल पेमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और उसके बाद 8 नंबर में एक और कैबिनेट मिनिस्ट्री बन गया, और वो कैबिनेट मिनिस्टर का रेगुलेटर बन गया आपका क्रेडिट कोऑपरेटिव का कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री। अब कितना रेगुलेटर भारतवर्ष में आर्थिक स्थिति में, और भी रेगुलेटर है, मैं उस रेगुलेटर पे नहीं हूँ, आर्थिक खाली फाइनेंस के आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, और भी होंगे,
मैंने जितना जाना, जितना समझा, जितना नेट के माध्यम से खोजा, मैं ही आपको बता रहा हूँ कि लेकिन पेमेंट के माध्यम से और ये सब फाइनेंशियल स्थिति में इतना इससे ज्यादा नहीं है। पहला आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 2 नंबर में नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड, 3 नंबर में नेशनल हाउसिंग बैंक, 4 नंबर में सेबी, 5 नंबर में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, 6 नंबर में आईटीए, 7 नंबर में एनपीआई नेशनल पेमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और उसका 8 नंबर में क्रेडिट कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के अंतर्गत क्रेडिट कोऑपरेटिव सेंट्रल रजिस्टर ऑफ क्रेडिट कोऑपरेटिव। इसमें क्या हुआ, 1 से लेके आपका 7 नंबर आज के तारीख में एनसी और नहीं है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर आज के डेट में नहीं है, ये विलय हो गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ। यानी पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के नाम में कंपनी एक्ट 1956, कंपनी एक्ट 2013 में जो नियम कानून सब कुछ अलग से चल रही थी, उसका मंत्रालय कोई अलग व्यक्ति देखता था। अभी मोदी सरकार के समय में वो एक विलय हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का विलय हो गया और दोनों का मंत्री अभी सीतारमन जी दोनों को देख रहे हैं। यानी दोनों जो पहले 2 हुआ करता था वो दोनों का मंत्री हैं सीतारमन जी, और ये नाबार्ड देख रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नेशनल हाउसिंग बैंक देख रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेबी को देख रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और मिनिस्ट्री ऑफ ये कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर को भी आज के डेट में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देख रहा है, आईएफडीए को भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देख रहा है और एनपीआई को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देख रहा है। ओनली कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री को एक कोऑपरेटिव दर्जा मिनिस्ट्री देते हुए वो अलग तरीके से उसको देखा जा रहा है। यानी भारतवर्ष में जितनी प्रकार के रेगुलेटर हैं, ये रेगुलेटर जो है हमारे साथ काम किए, सहारा इंडिया परिवार के साथ। एक एक करके आपको बता रहे, समझिए। सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जिसमें हम लोग रेगुलेटरी नॉन बैंकिंग कंपनी में काम करते थे, वो आता था आपका जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत आता था। यानी हम लोग पहला रेगुलेटर देश का, उसके साथ हम 15 अगस्त 1987 से ले के 2015 तक हम उनके माध्यम से काम किए, जिसका नाम था रेगुलेटरी नॉन बैंकिंग कंपनी एक्ट के माध्यम से 1987 में काम। और उसी काम के तहत जब एक समय आया था, ये भी जानना आप सभी को बेहद आवश्यक है, क्योंकि आप जिस मार्केट में उस मार्केट का किंग आप ही लोग को जानना बेहद आवश्यक है। एक समय आया था 98 यही समय था, जुलाई से दिसंबर था। उस समय भारतवर्ष में अनगिनत प्राइवेट कंपनी खुली भी थी और अनगिनत प्राइवेट कंपनी, लगभग 73,000 कंपनी चली गई थी। उसी समय में पी चिदम्बरम उस समय देश का वित्तीय मंत्री होते थे, वो अपना जीवन में एक अच्छा काम किए थे। उसी समय एक बहुत बढ़िया काम किए थे अपने जीवन में। कभी तो व्यक्ति करीब अच्छा काम किया नहीं था, आज तक काम नहीं किया, लेकिन वो व्यक्ति उस समय नया था, एक बेहतर काम किया था 98 में। जिस समय देश में वित्तीय संस्था का पलायन हो रहा था, उसी समय वो फाइनेंस मिनिस्टर थे और उसी समय एक नियम निकाले थे, पीवी नरसिंह राव के समय में एक नियम को लगाए थे। वो था कि जो कंपनी भाग्य है, उसमें पीवी नरसिंह नहीं थे, एसडी देवेगौड़ा थे और कोरिलेशन गवर्नमेंट था। उसी समय वो बनाए थे देश में कि जो कंपनी भाग गया, लेकिन जो कंपनी दिसंबर के बाद 98 दिसंबर के बाद भारतवर्ष में पैसा लेगा, वो कंपनी को दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़े। यानी 98 के बाद जो कंपनी पब्लिक पैसा लेगा, उसको दोबारा रिजर्व बैंक से रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना पड़ेगा। उसी समय आपको याद होगा, सब मंच पे जो है पुराने कार्यकर्ता सब बैठे हुए हैं, उसी समय आते याद होगा कि इस परिवार को क्लीन चिट रिजर्व बैंक दिया था, निष्कलंक घोषणा किया था और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर एज आरएनबीसी दिया था। पहली संस्था आप थे कि जिस संस्था को ये ताकत 98 में 73,000 कंपनी बंद होने के बावजूद आपकी कंपनी को निष्कलंक पत्र यानी ग्रेटिट्यूड अब आपको निष्कलंक पत्र मिला और कंपनी को क्लीन चिट मिला था, वो सहारा इंडिया परिवार में आप हो। इसीलिए आज आपको बहुत सारा प्रयास हुआ भारतवर्ष में, सारे रेगुलेटर आपको प्रयास किए किसी न किसी तरीके से आपको परेशान किया जाए, आपको पराजित किया जाए, लेकिन वो नहीं जानते हैं
कि इस कंपनी का मुखिया भी जिद्दी है कि हार ना मानने वाला व्यक्ति है, तो कभी हार माना नहीं कि वो व्यक्ति सच्चाई में था, तो आज इसका प्रमाणित होने लगा है कि वो व्यक्ति सही था, तब आज हम जीत पा रहे हैं और हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात था, जब नेशनल हाउसिंग बोर्ड आया था, कंपनी सहारा हाउसिंग फाइनेंस लिया था। सहारा की हाउसिंग फाइनेंस आज भी है, आपको पता है, सहारा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी भी है। इसका रजिस्ट्रेशन नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ हुआ था। उसके बाद सेबी में हम म्यूचुअल फंड लिए थे। मुथिया ग्रुप का फर्स्ट इंडिया म्यूचुअल फंड को हम लोग जो है 99 में हम लोग टेक ओवर किए थे और उसका नामकरण हुआ था सहारा इंडिया म्यूचुअल फंड, जो सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का एसेट्स मैनेजमेंट अंडर में था। ठीक, उसके बाद IRDAI सहारा लाइफ को लिए। हर प्रकार रेगुलेटर में हम लोग काम किए। आज यही कर किसी न किसी के तरीके से ये बायस होके कहीं ना कहीं सहारा इंडिया परिवार को परेशान करते हैं। आप सोचिए एक बात, जिस संस्था में 12 करोड़ रुपया का फाइन मात्र लिया सेबी ने इसको NOC देने में सहारा कंपनी को, अब सोचिए 12 लाख कार्यकर्ता का जीवन को बर्बाद कर, उनका सामाजिक स्थिति खराब, आज मार्केट में चलने की स्थिति नहीं, वो आर्थिक स्थिति खराब हो चुका है, इनका रोजगार नहीं है। उसके बावजूद तो ये सहारा श्री का महादेव का वो फाउंडेशन ही था, वो जो घर बनाने का जो फाउंडेशन होता, फाउंडेशन इतना सख्त कर दिए थे कि आज हम ही सभी लोग आज इस दिन देखने के लिए हम लोग इतनी मेहनत और उतना परिश्रम करते हुए इस जगह में पहुंच पाए कि वो बुनियाद ऐसा बना दिए थे परम पूज्य सहारा श्री मोहन। मेरा आप सबको मानना इस बात का है, इसको समझना होगा कि आज सहारा इंडिया परिवार में ये लोग इतने फेवर में क्यों आ रहे हैं। चाहे सुप्रीम कोर्ट आ रहा है, चाहे आज के डेट में कोऑपरेटिव मिनिस्टर हो रहा है, भारत का सरकार आ रहा है, आप पहले उसको समझने की कोशिश करिए। समझने की कोशिश एक छोटा सा आगे करके आपको समझाते हैं। आपको याद होगा जिस समय सहारा इंडिया को 98 में जिस समय क्लीन चिट मिला, दोबारा काम करने के रजिस्ट्रेशन मिला सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में, उसी समय ने एक नया नर्व पैदा हुआ था। उस नर्व का नाम था कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। यानी आपका जो अभी शंकर दास जी समझा रहे थे कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बैड डेट, ये सारे चीज को एक धारा में नापते हुए इसको भारत सरकार ने किया था। और पहली बार भारतवर्ष में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लगाया गया था कि इसमें बैंक भी होगा और इसमें प्राइवेट वित्तीय सहारा इंडिया PLS भी उस समय थी, एक बनाया गया था कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का मतलब क्या है, जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसका क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, यानी आप जो पैसा इन्वेस्ट किए हैं उसका इन्वेस्टमेंट का जो पैसा है जो भी है उसका क्वालिटी क्या है, उसका वेटेज क्या है, उस वेटेज के ऊपर में एक कैपिटल एडुकेसी रेशियो रखा गया था, CAR, कैपिटल एडुकेसी रेशियो। ये उस समय था 18% मिनिमम रिक्वायरमेंट करना था, यानी 18% एक कैपिटल एडुकेसी जिसका होगा वो वित्तीय संस्था, चाहे बैंक हो, चाहे प्राइवेट संस्था हो, चाहे सहारा हो, चाहे PLS हो, ठीक हो। उसी समय बहुत सारा बैंक कैपिटल एडिक्वेसी का मिनिमम 18% मेंटेन नहीं कर पाते थे और सहारा इंडिया परिवार 28% से ज्यादा कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन करता। यानी आज जो बैंक मर्जर हुए, जिस बैंक को आप मर्जर देख रहे हैं, कोई PNB के साथ मिल गया, कोई SBI के साथ मिल गया, तो कोई किसी अन्य के बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मिल गया, कोई बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिल गया, इसका पीछे लड़ीक है कि 98-99 से ये लोग लगातार कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में, जिनका NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट ज्यादा होगा, जिनका क्वालिटी पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा ठीक नहीं होगा, उन सारे लोगों को कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में आना, ये आपका सहारा इंडिया परिवार का ताकत था। तो मेरा आपको कहना इस विषय को, आपको मानना इस बात का है कि आज सहारा इंडिया के सपक्ष में, सहारा इंडिया के फर्म में क्यों आ रहे। पहला इस बात को समझना होगा कि पहले बात इसको समझिएगा कि सहारा इंडिया परिवार ने कोई गलती नहीं किया था और गलती को प्रमाण भी नहीं कर पाया, जिसके लिए मजबूरन उनको हमारा साथ देना पड़ रहा है। यानी सहारा इंडिया परिवार विगत 12 वर्षों, विगत 45 वर्षों में कोई भी गलती नहीं किया था। बार बार इस बात बोल रहा हूं और इसको सहारा श्री महोदय बहुत सारा प्रेस में बोल चुके हैं, आई डिड नॉट रॉन्ग एनीथिंग, मैंने कोई गलती नहीं किया।
जब वो तिहाड़ में जा रहे थे 4 मार्च को, 4 मार्च में वहां पे उनको जो है 4 मार्च को माननीय सहारा सिंह महोदय को तिहाड़ का जब लिया जा रहा था, वो सबको कह रहे थे आई डिड नॉट डू एनी रॉन्ग, मैंने कोई गलती नहीं किया है। मैंने आप सभी को मैं कह रहा हूं, मैं प्रमाणित करूंगा मैं कोई गलती नहीं किया था। उस समय सहारा से कह रहे थे। उस दिन का घटना बड़ा भावुक घटना था, आप लोग को बता दे रहे हैं। जब माननीय सहारा सिंह महोदय को सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ कि सहारा सिंह को तिहाड़ जाएंगे, तो उसी समय प्रोटोकॉल कहता है जो बड़ा बड़ा वैन होता है उसी वैन को बैठ के जाना पड़ता है। ये प्रोटोकॉल है, ये भारत का जो प्रोटोकॉल है। अगर कोई कन्विक्टेड होता है तो उनको जो है जेल जाने के समय में उनको जो है वो बड़ा जो वैन होता है उसमें पुलिसकर्मी, लेकिन वहां पे एक एसपी था जो तिहाड़ का था, वो अपने गाड़ी में मारुति जीएलसी में सहारा सिंह को बिठा के ले। अब ये सहारा इंडिया परिवार कभी किसी का भला किया होगा, तभी वो व्यक्ति ने, वो एसपी ने अपनी गाड़ी में, वो जिप्सी गाड़ी जो मिलता है जो मारुति का, उसी गाड़ी में बैठा के सहारा सिंह के उस व्हीकल को पीछे पीछे लेते हुए सहारा सिंह को लेके चला। जब सहारा सिंह तिहाड़ में पहुंचे तो सब लोग जो वहां पे रोते हुए नजर आ रहे थे, कोई रो रहा था, पूरे परिवार के लोग वहां पे रो रहे थे। उस समय सहारा सिंह कहे आई डिड नॉट डू एनी रॉन्ग थिंग, मैंने कोई गलती नहीं किया है, मैं खुशी जा रहा हूँ, कल 10 बजे आपसे जो है मुलाकात हो जाएगी वकीलों से, कोई समस्या नहीं थी। उस व्यक्ति का नाम सहारा सिंह। ठीक है, आज क्या है, इन 45 वर्षों में अगर आज सभी लोग कंपनी के साथ देने की प्रयास कर रहे थे तो उसके पीछे लॉजिक आज भारतवर्ष में उस व्यक्ति का है कि जब मिला, जहां मिला, कोई ना कोई प्रकार का हेल्प किया। कभी कारगिल में शहीद हुए जवानों के लिए किया गया, कभी जो है गुजरात में भूकंप लिए किया गया, कभी लातूर में भूकंप हुआ, कभी इंडियन टीम को स्पॉन्सरशिप करने के लिए कोई नहीं था तो उस समय 12 साल कंपनी इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सरशिप किया, हॉकी टीम को किया, कॉमनवेल्थ गेम को किया, जो बॉम्बे में जो टेररिस्ट अटैक में जो लोग शहीद हुए थे तो उनका परिवार को देखा गया। ये अच्छा ही काम हम सभी ने मिल के किए थे, तब आज उसका कहीं ना कहीं वो माथा में रिटर्न आ रहा है कि हमें गलती तो कुछ नहीं की थी, कोई अच्छा ही काम किया। साइक्लोन हुआ, कोई भूकंप हुआ,